हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बी रेडी फॉर डिक्टेशन 5 सेकेंड्स। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में ज़मीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे ज़मीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया? रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया, पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंतर्गोत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है, जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता, एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है यह। अभी हमारे सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय
विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है, अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ ना पैसे की कमी है, ना रोजगार की, ना दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तक तय किया जाएगा जब तक वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक ना तो भारतीय हैं और ना ही आदर्शवादी हैं। ओवर।